हर हर महादेव दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक सच्चे भक्त की पुकार सुन के खुद महादेव उनकी मदद करने चले आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूवी ओह माय गॉड 2 के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम महाकाल भक्त कांतिलाल शाह को देखते हैं, जो कि एक सच्चे भक्त की आइडियल इमेज है, जिनका महाकाल मंदिर के सामने चढ़ावा यानी फूल प्रसाद आदि की दुकान है और सुबह पहला चढ़ावा इन्हीं की दुकान से जाता है। फिर हमें उनके फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उनकी बीवी, बेटी और बेटा विवेक है। एक दिन विवेक अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जाता है और घर पे कह देता है कि आज रात वो नहीं रुकेगा और अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जाएगा। और अगली सुबह कांति को फोन आता है कि विवेक हॉस्पिटलाइज्ड है और डॉक्टर उनकी बेटी और पत्नी को कुछ भी बता नहीं रहे। तभी कांति भागा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से मिलता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि विवेक ने कुछ ऐसी गोलियां खाई है जिसकी वजह से वो रात भर से जगा हुआ है। तभी कांतिलाल कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़ने के लिए रात भर जगेगा तो बीमार ही होगा ना। तभी डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि विवेक ने चीप क्वालिटी की वायग्रा की गोलियां खाई है और इसी की वजह से वो रात भर मास्टरबेट करता रहा और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया। ये सुनकर तो कांति को विवेक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विवेक पर बहुत चिल्लाते हैं। तभी डॉक्टर उनको समझाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में बच्चों से समझदारी से बात करनी चाहिए और विवेक अभी गिल्ट में है और डिप्रेशन में भी है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सही से सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से और क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चे ये सब करते हैं और कुछ बच्चे तो गिल्ट में आकर सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके लिए कांति को अपने बेटे से नॉर्मल पेश आना चाहिए। ये सब सुनकर कांति को रियलाइज होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बच्चे को ये सब करना पड़ा, और यही जानने के लिए वो रात को विवेक को घर ले आते हैं और सुबह उसके दोस्त से मिलने चले जाते हैं। तभी विवेक का दोस्त बताता है कि स्कूल में सालसा डांस कंपटीशन के बीच विवेक एक लड़की का पार्टनर बनता है और डांस भी अच्छा वो लोग कर लेते हैं और उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ जलकुकड़े क्लासमेट्स की वजह से उनकी पार्टनरशिप टूट जाती है। वो लोग उस लड़की के कान भर देते हैं और इसलिए वो आगे कंपटीशन में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और यही नहीं बल्कि वो लोग विवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर बुली भी करते हैं और इसी बात को लेकर विवेक हमेशा परेशान रहता है और इसीलिए उसके मन में ये शंका भी हो गई कि कहीं उसका लिंग सच में छोटा नहीं है। और यही बात जानने के लिए विवेक अपनी रिसर्च चालू कर देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि छोटे लिंग की वजह से लड़कों को कितनी दिक्कत होती है। उसकी वजह से बैड मैरिजेस, डिप्रेशन, लॉस ऑफ लव, बीवी का छोड़ के चले जाना एक्सेट्रा। और यही सारी गूगल रिसर्च देख के तो विवेक डिप्रेस्ड ही हो जाता है और अपने लिंग बढ़ाने के लिए वो कुछ कुछ अजीबोगरीब तरीके ट्राई करने लगता है और इसी चक्कर में वो कुछ लिंग बढ़ाने का दावा करने वाले हकीम, जड़ी बूटी वाले बाबा, लोकल डॉक्टर, मेडिकल से अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन लेके आता है और यही दवाई खाने की वजह से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और यह सब सुनकर कांति को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो महादेव को प्रार्थना करती है कि उसके बेटे को इस संकट से बचाए महाराज। लेकिन महादेव को पता है कि आगे संकट बहुत है, इसलिए वो अपने एक दूत को कांति की मदद करने पृथ्वी पर भेजते हैं। तो वो जो दूत होता है वो और कोई नहीं, अक्षय कुमार जी होता है, जिन्हें आगे चल के कांतिलाल महाराज के नाम से पुकारते हैं। कुछ दिनों के बाद कांति को स्कूल बुलाते हैं और उसे बताया जाता है कि विवेक ने जो हरकत की है उसकी वजह से उसे हम स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। कांति को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से विवेक को स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। तब उनको एक वीडियो दिखाया जाता है कि विवेक स्कूल के बाथरूम में मास्टरबेट कर रहा था और किसी ने ये वीडियो निकालकर वायरल कर दी है और स्कूल ने अश्लील कृत्य करने की वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। और वीडियो के वायरल होने की वजह से ये वीडियो विवेक की माँ, बहन और गली मोहल्ले तक भी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली को बहुत इमोशनल टॉर्चर सहना पड़ता है। और ये सब असह्य होने के कारण कांति फैमिली के साथ कुछ दिन बाहर जाकर रहने का प्लान करते हैं। ट्रेन सुबह की होने के कारण से वो रात भर स्टेशन पर ही रुकते हैं।
ये सब होता हुआ देख विवेक बहुत दुखी हो जाता है और सुसाइड करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। और यहीं पर कांति की फिर से मुलाकात होती है महाराज से। तभी महाराज कांति को बताते हैं कि अपने बेटे को देखो, वो यहाँ नहीं दिख रहा। इन शॉर्ट महाराज उसे हिंट दे रहे थे। तभी कांति डरकर विवेक को ढूंढता है और उसे वो रेलवे ट्रैक पर दिखता है जिस पर तेजी से रेलवे आ रही थी। कांति अपने बेटे को बचाने में असमर्थ होता है, लेकिन शिव का दास पर नहीं आती कोई आज, क्योंकि विवेक को महादेव खुद यानी महाराज बचा लेते हैं। ये देखकर कांति को बहुत टेंशन आ जाता है और वो मन हल्का करने के लिए महाराज से बात करने लगता है, अपनी सारी परेशानियां उनको बताने लगता है। तभी पहेलियों में बोलने वाले पगलेट महाराज उसे बताते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे बेटे को गलत मानती है, लेकिन क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि विवेक सही में गलत भी है या नहीं। और इसी कन्वर्सेशन में कांति को समझ आता है कि जो भी हुआ उसमें विवेक की नहीं बल्कि हमारी स्कूल की, उन बाबाओं की और मेडिकल वाले की गलती है, क्योंकि अगर उसे सही जगह से सही ज्ञान मिला होता और कपटी लोग उसे गुमराह ना करते तो शायद ये सब नहीं होता। इसलिए वो उन चारों लोगों पर केस दर्ज करता है, पहला स्कूल, फिर मेडिकल, फिर बाबा लोग और आदि में वो खुद पर भी केस करता है, क्योंकि वो उसे सही शिक्षा देने में असमर्थ रहा और जिसकी वजह से ये सब हुआ। कोर्ट में खुद पर केस करने वाले आदमी को देखकर जज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी कांति कहते हैं कि मैं इन चारों लोगों पर मानहानि का केस लगाता हूँ, क्योंकि इन चारों की लापरवाही की वजह से मेरा बेटा अज्ञानता का शिकार हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे बेटे से माफी मांगे और उसे स्कूल में फिर से एडमिशन दिया जाए, और इसी के साथ ये लोग महाकाल पर चढ़ावे के लिए मुझे 21 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए दें। लेकिन तभी यहाँ पे कामिनी नाम की एक वकील की एंट्री होती है, जो कि बहुत फेमस और स्मार्ट वकील है, और वह आते ही केस को बेबुनियाद बताकर रफा दफा करने की कोशिश भी करती है और ये केस अपने अंडर कर लेती है। और यह देखकर कांति का वकील अपोजिशन के वकील को देखकर भाग जाता है। अब कोई भी वकील ना मिलने के कारण कांतिलाल केस खुद लड़ने का प्रस्ताव रखता है और जज साहब से नेक्स्ट डेट मांगता है, और तारीख मिलते ही कांति जी जान से केस की पढ़ाई और सबूत इकट्ठे करने में लग जाते हैं। दिन रात पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद वो वैलिड पॉइंट इकट्ठे करते हैं, जिसमें उसका साथ उसकी बेटी भी देती है। जल्दी ही तारीख वाला दिन भी आ जाता है और कांति वहां पहुंच जाता है और धूल मिट्टी से भरे हुए कोर्ट को साफ कर चकाचक कर देता है और चप्पल बाहर रखकर कोर्ट में केस लड़ने आ जाता है। साफ कोर्ट देखकर जज कांति को थैंक यू भी बोलता है, और लेकिन अभी भी केस एक्सेप्ट नहीं हुआ होता है, और केस एक्सेप्ट करने के लिए कांति को अपना पॉइंट प्रूव करना होगा कि केस वैलिड है। तभी कांति कोर्ट में सबको सनातन धर्म के 4 स्तंभों के बारे में बताता है, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, जिसमें अश्लीलता भी है, पर हम इसे पढ़ते नहीं इसलिए हमें ये अश्लील लगता है। अगर हम पढ़ के समझे तो वो ज्ञान होगा, अश्लीलता नहीं। लेकिन कामिनी यानी अपोजिशन एडवोकेट का कहना होता है कि हम किसी भी टॉपिक को स्कूल में ऐसे ही नहीं पढ़ा सकते हैं, हर स्कूल के कुछ अपने नियम होते हैं। जिस पर कांति कहता है कि अगर ये सब पहले ही स्कूल में पढ़ा दिया होता तो आज यह सब कुछ गलत नहीं लग रहा होता, और अपने पॉइंट्स वैलिड होने की वजह से लास्ट में जज साहब उसका केस आखिर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, और केस रजिस्टर होने पर कांति बहुत खुश होता है। कामिनी अब केस को अच्छी तरीके से समझकर और पढ़ाई कर कर अगली तारीख को विवेक को कोर्ट के कटघरे में बुलाती है और उसको उस वीडियो के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछती है, जिसको सुनकर विवेक खुद को बहुत छोटा और अनकंफर्टेबल फील करता है और एम्बैरेस्ड होके उसके सवालों के जवाब दिए बिना वहां से भाग जाता है, जो देखकर कांति को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है और उस सुनवाई पर कुछ बोलता नहीं। उस रात घर पहुंचने के बाद कांति की मुलाकात बाहर चौराहे पर बैठे महादेव से होती है। महादेव कांति से कहते हैं, वही बोलो जो कानों को अच्छा लगे, जो समाज को अच्छा लगे। जिस पर कांति कहता है कि आपकी बातें किसी की समझ में भी आती है या नहीं। जिस पर महादेव यानी महाराज कहते हैं कि मेरी बातें जिसको समझना होता है वो बराबर समझ जाता है, और तभी कांति को महाराज की सारी बातें समझ आ जाती है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। और अगली तारीख में कोर्ट पहुंचने पर कांति कुछ मस्त सा स्पीच देते हैं, और कांति को ये ऑलरेडी समझ आ गया था
कि अगला नंबर उनकी बीवी और बेटी का है कटघरे में खड़े होने का, और कांति इसका बहुत अच्छा होमवर्क करके आए थे। ठीक वैसा ही होता है। कांति की बीवी और बेटी से कामिनी उल्टे सुल्टे सवाल पूछती है, जिसका वो दोनों सही ढंग से और ओपन माइंडेड जवाब देती है। अगले शख्स कामिनी एक औरत को कटघरे में बुलाती है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, और यह कामिनी सबको बताती है कि इनका बच्चा भी सेम स्कूल में पढ़ता है और स्कूल उसे अलो भी करता है, क्योंकि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा भी हो, पर उसे सिर्फ स्कूल के अंदर नियमों में रहना होगा, और अगर स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने वाले बच्चे को स्कूल से निकाल दिया तो उसमें बुरा क्या किया। जो सुनकर कांति की बोलती बंद हो जाती है, और फिर से अगले दिन कांति की मुलाकात होती है महाराज से, और हर बार की तरह महाराज उसे पहेलियों में अगली राह बताते हैं, जिस पर महाराज कांति को समझाते हैं कि सवाल नहीं करोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा। सवाल के अंदर ही सवाल है, सवाल के बाद फिर सवाल है, जवाब के बाद फिर सवाल है, सारा सवाल जवाब नहीं होता है। तो मुझे तो समझ नहीं ये बात मुझे तो समझ नहीं आई, पर कांतिलाल को अच्छी तरीके से समझ आ गई थी। कांति को समझ आ जाता है कि अब उसे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं, और अब कांति उसी प्रोस्टिट्यूट को कटघरे में बुला के उससे सवाल करता है कुछ सेक्स पोजीशंस और आने वाले मर्दों के स्वभाव और हरकतों के बारे में, जिस पर वो औरत कहती है कि कुछ मर्द अपनी भूख मिटाने आते हैं, कुछ नोचने के लिए आते हैं, तो कुछ कुछ कर नहीं पाते इसके लिए रोने के लिए आते हैं। जिस पे कांति कहता है कि अगर उन मर्दों को औरत के शरीर और मन के बारे में सिखाया गया होता तो क्या वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करती। जिस पर वो औरत नहीं बोलकर अपनी सहमति जताती है, और कांति की बात को से प्रभावित हो जाती है। और लास्ट में कांति उनसे पूछता है कि आप अपने बेटे को कहाँ देखना चाहेंगी, उन अज्ञानी लोगों की भीड़ में जो आपके पास आते हैं, या उन पढ़े लिखे एजुकेटेड काम शास्त्र के जानकार जो अपनी प्रेमिका पत्नी के मन और शरीर को समझ पाते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। जिस पर वह औरत कांति की बातों को वैलिड मानती है और वहां से जाने लगती है। तभी कांति उन्हें हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करता है। तभी जज कांति से पूछता है कि तुमने उस औरत को प्रणाम क्यों किया। तो कांति प्रत्युत्तर देते हुए कहता है कि वह एक ऐसी माँ को प्रणाम कर रहा है कि जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है, जिससे सभी प्रभावित हो जाते हैं, और घूम फिर के बात स्कूल की गलती पर ही आ जाती है कि अगर स्कूल में आज सही ज्ञान सही वक्त पर दिया गया होता तो मेरे बेटे का ये हाल नहीं होता। जिस पे कामिनी कहती है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का कोई सही तरीका नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बताइए, लेकिन किसी के पास कोई तरीका नहीं होता। तब कामिनी कहती है अगर आपके पास अगली तारीख तक कोई नॉन वल्गर तरीका ना हो तो आप यह केस वापस ले लीजिएगा, और तरीका है तो जरूर बताएं। अगली सुबह कांति को फिर महादेव कचौरी खरीदते हुए दिखते हैं, और फिर से महादेव उसे पहेलियों में ज्ञान देने लगते हैं, और वो उसे कहते हैं कि सच को दबाओ मत, सच को बताओ कि सच हमेशा नग्न होता है, जो है उसे वैसा बताओ, क्योंकि सत्य सुंदर होता है और सुंदर ही शिव है। और महाराज उसके हाथ में कचौरी देकर कहते हैं कि कचौरी देख कर खाना, और वहां से चले जाते हैं। कचौरी के कागज में कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती है जो कांति को अगली पेशी में बहुत काम आने वाली थी। अगले दिन कांति कुछ ह्यूमन बॉडी के पोस्टर्स लेके कोर्ट में पहुंच जाता है, जो कि पूरे नग्न चित्र थे, जिस पर कामिनी कहती है कि ये पोस्टर बहुत ही अनकंफर्टेबल और वर्गर है और उनको यहाँ से हटा देना चाहिए। जिस पर कांति कहता है कि ये पोस्टर तो हर स्कूल में और प्रयोगशाला में पाए जाते हैं, और सारे टीचर्स इन्हीं पोस्टर से बच्चों को बॉडी पार्ट्स पढ़ाते हैं, और इन्हीं पोस्टर्स का यूज करके हम गुप्तांग भी तो पढ़ा सकते हैं। और कांति आगे कहता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर प्रमाण पत्र पर हमारी पहचान लिंग से होती है, और आज उसी लिंग के बारे में बात करने में हमें शर्म क्यों आती है। और ऐसे ही कुछ और वैलिड पॉइंट्स बताकर कांति केस को अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन इस पर कामिनी सभी मौजूद लोगों से पूछती है कि यह किन किन लोगों को स्कूल में सब सिखाना चाहिए। इस पर सहमति है, जिस पर सिर्फ एक दो लोग ही हाथ उठाते हैं, और यह देखकर जज अगली तारीख दे देते हैं।
लेकिन इस डिबेट का कोर्ट के बाहर प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव हुआ था और सभी लोग चाहते थे कि स्कूल में इस टॉपिक पर बात और पढ़ाई होनी चाहिए। और यह सब देख के स्कूल के प्रिंसिपल को अब डर लगने लगा था कि अब वो ये केस हार ही जाएगा, क्योंकि बात अब स्कूल के रेपुटेशन पर आ गई थी। तभी वो कांति के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं और उसे केस वापस लेने के लिए और अपने बेटे की और बदनामी से बचाने के लिए 1 करोड़ का चेक देते हैं। और कांति वो चेक एक्सेप्ट भी कर लेता है और डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर लेता है। लेकिन घर जाते समय कांति को यह बात बिल्कुल गलत लग रही थी। तभी गहरी सोच में होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। जब अगले दिन उसकी हॉस्पिटल में नींद खुलती है तो उसे महादेव दिखते हैं, जो उसे बताते हैं कि तुम मर चुके हो। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने सब महादेव पर छोड़ दिया है तो तुमको अपना दिमाग क्यों चलाना था, और वो भी गलत जगह। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं था क्या? और यह बोल के महाराज अपनी असली रूप यानी भोलेनाथ के रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मौत के कारण तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी चौखट पर धरना देने बैठी है और रो रहे हैं। तुमने जो भी किया उसका बहुत गलत असर पड़ा है लोगों पर, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ, क्योंकि आज केस की लास्ट सुनवाई है। जो सुनकर कांति बहुत रोता है और महादेव के चरण पकड़ के उनसे माफी मांगता है। और फिर महाराज उसे अपनी टार्जन द वंडर कार में बैठ के फटाक से कोर्ट पहुंचा देते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, रख विश्वास तू है शिव के पास। तो लास्ट सुनवाई में कांति अपनी बातें रखता है, जिसमें वो कहता है कि यह कहानी 1835 में अंग्रेज के जमाने में शुरू हुई थी, जिन्होंने गुरुकुल में शिक्षा हटा के अपनी अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू कर दी और हमारी सारे पद्धति को बदल कर रख दिया, और उस गुरुकुल को भी हटवा दिया जहां हम काम शास्त्र पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने यह बदला, फिर भी हम आज़ादी के बाद उनकी क्यों मान रहे हैं, जबकि वो हमारी गुरुकुल की शिक्षा अपने देश में आधुनिक पढ़ाई के नाम पर सिखा रहे हैं और हमसे आगे निकलकर हमें पीछे ढकेलते चले गए हैं और हम वही के वही रह गए हैं। तभी महादेव कोर्ट में विवेक को लेके आते हैं और फिर कामिनी उससे सवाल पूछने लगती है कि क्या उस दिन तुमने गलत किया, जिस पे विवेक उत्तर देता है कि उसने जो भी किया गलत नहीं किया, उसने जिस जगह पे किया वो जगह गलत थी। यह कहकर वह स्कूल से माफी मांगता है और पूरे सम्मान के साथ उसे स्कूल में एडमिशन देने की रिक्वेस्ट करता है। तब कामिनी उसे कहते हैं कि तुमने गलत करके भी तुम बेशर्मों की तरह उसे गलत नहीं मान रहे। लेकिन तभी धीरे धीरे कोर्ट में मौजूद सभी लोग विवेक की बात से सहमत होकर उसकी साइड में आ जाते हैं और सबका कहना था कि विवेक ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हम भी मास्टरबेट करते हैं और सभी करते हैं। और ऐसे ही सभी कांति की बातों से प्रभावित होते हैं और कांति यह केस जीत जाता है। और तभी जज साहब अपने फैसले में कहते हैं कि गलती एजुकेशन सिस्टम की है और उनकी एजुकेशन सिस्टम से यह गुजारिश है कि वह जल्द से जल्द अपने सिलेबस में सेक्स एजुकेशन के टॉपिक ऐड करे। और जिन चारों लोगों ने गलती की है उनको 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये कांति को कंपेंसेशन के रूप में महाकाल को चढ़ावे के लिए देने का आदेश देते हैं। और विवेक को भी सेम स्कूल में सेम क्लास और सेम बेंच पर सम्मान के साथ एडमिशन देने का हुक्म देते हैं। और एंड में कामिनी कांति से कहती है कि आप इस केस को इसलिए जीते क्योंकि आप फैमिली के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए। और लास्ट में कामिनी कांति से माफी मांगकर वहां से चली जाती है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में।